अभिनंदन। स्वागत है आपका फिर एक बार ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के इस कार्यक्रम 1 to 1 में, जहां होती है आमने सामने की मुलाकात और करते हैं हम सीधी बात। आज हमारे साथ इस नए शुमारे में मौजूद हैं एक ऐसी हस्ती जो जाने जाते हैं एनसाइक्लोपीडिया और गूगल बाबा के नाम से। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये बैंकर हैं, लेकिन उसके साथ ही एक मंझे हुए कलाकार भी हैं। साहित्य में इनकी इतनी अभिरुचि है कि आप इनसे कोई प्रश्न पूछें और उसका उत्तर आपको उसी पल मिल जाएगा। इसी तरह आध्यात्म हो, राजनीति हो, संस्कृति हो या हो नेशनल पॉलिसीज और इंटरनेशनल पॉलिसीज की बात, आप सवाल पूछें, जवाब सीधा स्पष्ट इनसे आपको मिलेगा। मैं बात कर रही हूँ जम्मू कश्मीर की चिर परिचित हस्ती रविंदर कौल की। रविंदर जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, थैंक यू। मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मैं एक ऐसी हस्ती से बात करने जा रही हूँ 1 to 1 के माध्यम से, जो खुद अपने आप में एक इंस्टीट्यूट हैं और जो एक बहुत ही मंझे हुए एंकर पर्सन हैं। तो एक एंकर पर्सन के साथ बात करना मेरे लिए वाकई में एक पर्सनल खुशी सी है। तो स्वागत एक बार फिर आपका इस कार्यक्रम में। रविंदर जी, आप देश ही नहीं विदेश में भी घूम चुके हैं, तो मैं, क्योंकि आमने सामने की बात है, तो सीधी बात आपसे पूछना चाहूँगी, क्या लगता है आपको कि कल्चरल पॉलिसीज जो हैं हमारे देश की और विश्व स्तर की, इनमें क्या डिफरेंस नज़र आती है आपको? नहीं, कल्चरल पॉलिसीज बहुत एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है हमारे देश में भी और हमारी रियासत में भी। देश में जो कल्चरल पॉलिसी अब तक फॉलो की गई है, उसमें जो स्थान आम जिंदगी में कल्चर को मिलना चाहिए किसी भी देश में, वो हमारे यहाँ उसका अभाव है। जो कल्चरल आइकॉन्स होते हैं हमारे किसी भी कौम के, किसी भी देश के, चाहे वो राइटर हों, चाहे वो म्यूजिशियंस हों, चाहे वो डांसर्स हों, या थिएटर पर्सन हों, या आर्टिस्ट हों, कलाकार हों, सिंगर हों, उनको जो इज्जत मिलनी चाहिए या उनका सोसाइटी में जो मकाम होना चाहिए, वो हमारे यहाँ, हमारे देश में अभी तक नहीं है। उसकी एक वजह ये हो सकती है कि हम अभी तक रोजी रोटी के चक्कर से बाहर नहीं निकले। अभी हमारी जो बुनियादी समस्याएं किसी भी सोसाइटी की होती हैं, सड़कें, बिजली, पानी, एग्रीकल्चर, बेसिक जो चीज़ें हैं, हम उन्हीं से जूझ रहे हैं। पिछले 72-73 सालों से हम उन्हीं से जूझ रहे हैं, उनसे ऊपर नहीं आए। उसके साथ साथ हमने कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए, मगर चूंकि वहाँ पे फंडिंग का अभाव रहा हमेशा, तो हम बेयर मिनिमम ही कर पाए हैं, हम उससे ज़्यादा नहीं कर पाए। दूसरा, जो हमारी सोसाइटी डेवलप हुई आज़ादी के बाद, उसमें कुछ ऐसे नव धनाढ्य वर्ग, जिसको न्यू रिच कहते हैं, जो नए नए पैसा जिनके पास आया, उनके पास पैसा तो आया मगर उनमें क्लास नहीं था। किसी भी सोसाइटी में कल्चर तब प्रमोट होता है जब वहाँ के लोगों में कल्चरल कॉन्शियसनेस हो। जब आप घर बनाएं तो उसमें एक छोटा सा परसेंटेज आप कुछ पेंटिंग्स के लिए भी रखें। मैं बहुत चूँकि घूमा हूँ दुनिया के अलग अलग मुल्कों में, और जहाँ जहाँ भी मैं गया हूँ, वहाँ पे जिसके भी घर गया हूँ, वहाँ पे कोई न कोई आपको आर्ट से रिलेटेड कुछ छोटा सा स्कल्पचर होगा, कुछ छोटी पेंटिंग्स होंगी कमरों में लगी हुई। वो बड़ा प्राइड अपने आप में महसूस करते हैं वो चीज़ें लगाने में। हमारे यहाँ जो लोग हैं उनमें ये सोच ही नहीं है। वो 5 करोड़ का मकान बनाएंगे। यहाँ गांधीनगर, त्रिकुटा नगर, ग्रीन बेल्ट, ये सारे एरियाज़ जो जहाँ पे पॉश एरियाज़ हमारे जम्मू कश्मीर, उसमें किसी भी घर में आप चले जाएं, आंखें बंद करके ऐसे दरवाज़ा खटखटाएं और अंदर उनके ड्राइंग रूम में जाए, आप वहाँ पे देखेंगे उन्होंने वहाँ पे कोई क्रिस्टल का कुछ वो लगाया होगा, या इस तरह कोई
50 रुपए का पोस्टर लेके उस पर 1000 रुपये का फ्रेम करवा के वो अपने ड्राइंग रूम में रखा हुआ। यहाँ पे लोगों में वो कल्चरल कॉन्शियसनेस नहीं है। हम एक क्लासिकल सिंगर को लाएंगे यहाँ पे, कल्चर एकेडमी वाले या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन लाएगी, उसका टिकटेड शो करेगी 100 रुपये का, तो वो 100 रुपया नहीं देंगे, वो पास मांगेंगे। अगर उनका इंटरेस्ट भी होगा, पहले तो इंटरेस्ट ही नहीं होगा, अगर इंटरेस्ट होगा तो वो बोलेंगे जी पास ला के दो। और वही आदमी शाम को एक रेस्टोरेंट में जाएगा या बार में जाएगा, वहाँ पे 10,000 रुपये का बिल पे करके आएगा। तो वो जो कल्चरल कॉन्शियसनेस है वो हमारे लोगों में नहीं हुई। तो ऐसा क्या आपको लगता है, ऐसी कहाँ कमी रह गई है? क्या सरकारी सतह पे कोई कमी रही है, या ये इंडिविजुअल लेवल पे लोगों की सिटीजन पॉलिसी कोई ऐसी नहीं रही है, सिटीजन कॉन्शियसनेस ऐसी नहीं रही है कि कल्चर इतना डिग्रेड हो गया है? उसमें हमारे यहाँ कुछ सोसाइटीज़ ऐसी है, जैसे साउथ में जो तमिलनाडु है, वहाँ पे तमिल सोसाइटी जो है, वहाँ पे अभी भी वो कॉन्शियसनेस नहीं है। दरअसल क्या हुआ है, इसका सारा पॉलिटिक्स आपको समझना पड़ेगा। हमारे यहाँ जो नॉर्थ है, हमारा नॉर्थ पे क्या हुआ कि यहाँ पे हर 10, 20, 25 साल के बाद मुंह उठा के कोई बाहर से चला जाता है हमलावर। बहुत ठीक है, जी, इन्वेजन्स होते रहते थे, तो यहाँ पे वो कल्चर डेवलप ही नहीं हो पाया। यहाँ पे हर 20 साल के बाद आज गौरी जी आ गए, फिर गजनवी जी आ गए, फिर चंगेज़ खान आ गया, फिर फलां आ गया, फिर ढिमगा आ गया। तो हमने क्या किया कि हमने अपनी जो बेटियां हैं, फॉर इंस्टेंस आप अगर नीलमत पुराण पढ़ेंगे, नीलमत पुराण में इतने श्लोक है, उसमें डॉक्टर वेदगई जी ने उसका ट्रांसलेशन किया है, आप उसको पढ़िए। उसमें इतने श्लोक है कि यहाँ पे थिएटर कितना ऊंचा मकाम रखता था हमारी सोसाइटी में एक ज़माने में, कश्मीर में। ठीक है, लड़कियां पार्टिसिपेट करती थी। ठीक है, सभी उनको अच्छा एक दर्जा दिया जाता था, उनको समझा जाता था कि बहुत इमेंसिपेटेड काम है और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप भरत मुनि का नाट्य शास्त्र पढ़ेंगे तो नाट्य शास्त्र की जो शुरुआत हुई है, जिसको तीसरा 5वां वेद कहा गया, 4 वेद जो हमारे हैं, नाट्य वेद उसको माना गया, नाट्य वेद, क्योंकि उन्होंने सभी से डिराइव किया था, सभी चारों वेदों से उन्होंने, अथर्ववेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, सभी से वो डिराइव करके नाट्य वेद बनाया। उसकी शुरुआत में भी उनने जो अप्सराएं थी वो नाटकों में काम करती थी। उसके बाद अचानक यहाँ पे जब बाहर से हमलावर आने लगे तो हमने अपनी बेटियों को कैद कमरों में बंद कर दी। ये पर्दे की प्रथा कहाँ से आई? हमारे यहाँ तो पर्दे, इन्वेजन्स की वजह से आई। हमारे यहाँ पर्दे की प्रथा नहीं थी, मगर अब पर्दे की प्रथा हमारे यहाँ आई है। तो ये हम कल्चरली बिल्कुल डिग्रेड हो गए हमारे नॉर्थ में, पर्टिकुलरली। साउथ में अभी भी है, वो बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारी बेटी को डांस आता है, हमारी बेटी नृत्य करती है, या हमारी बेटी गीत गाती है, क्योंकि वो उन इन्वेजन्स से परे रहे, उन तक वो नहीं पहुंच पाए। तो उनका वो जो कल्चर है वो प्रिजर्व्ड है सेंचुरीज से। हमारा कल्चर जो है, हमारे हर 200 साल के बाद हमारे कल्चर चेंज हो जाता था। इसलिए जो नई जनरेशन अब आई, आज़ादी के बाद जो नई जनरेशन आई, उनमें भी वो कॉन्शियसनेस, हमारी पॉलिसीज ऐसी रही गवर्नमेंट की कि हम उनमें वो कल्चरल कॉन्शियसनेस नहीं ला पाए। हम उनको नहीं बता पाए कि क्लासिकल म्यूज़िक को अंडरस्टैंड करना या अप्रिशिएट करना कितना ज़रूरी है। हम उनको ये नहीं बताया कि पेंटिंग का हमारे जीवन में क्या महत्व है। हम ये चीज़ें उन तक नहीं पहुँच पाए, उनको कन्वे नहीं कर पाए। इसलिए ये चीज़ें जो है हमारे आम जीवन का हिस्सा नहीं बन पाई। अगर ये बन पाती, अगर हम उनको इस तरीके से एजुकेट करते या एजुकेशन सिस्टम में इन चीज़ों को इंटेग्रेट करते, एक क्लासिकल म्यूजिक का एक चैप्टर, एक जी, मैं इसी बात पर आना चाह रही थी मैं, क्योंकि जैसे कि अभी हमारी ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई है, हमारी एक नई लहर सी इन्होंने ईजाद की है, जिसमें
you can opt for music with science subject. Absolutely. So how do you feel, as you were saying कि cultural consciousness नहीं है, तो क्या लगता है आपको कि क्या ये पॉलिसी कहीं ना कहीं कोई चेंज लाएगी? मुझे लगता है ये बहुत अच्छा उन्होंने जो नई कल्चरल एजुकेशन पॉलिसी उन्होंने लाई है, इसका कल्चर पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, लैंग्वेजेस पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, क्योंकि इसमें मदर टंग में एजुकेशन, जो प्राइमरी एजुकेशन है वो मदर टंग में देने की बात की गई है। हमारी जो लैंग्वेजेस विलुप्त हो रही हैं, जम्मू कश्मीर की बहुत सारी लैंग्वेजेस है जो यूनेस्को की एक एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस की लिस्ट है, उसमें जम्मू कश्मीर की 5-6 लैंग्वेजेस हैं जो अगले 10-12 साल में खत्म होने वाली है, जो बिल्कुल आखिरी सांसें भर रही हैं अभी इस समय। वो लैंग्वेजेस, जब एक लैंग्वेज खत्म होती है तो उस लैंग्वेज के साथ उस लैंग्वेज को बोलने वालों का कल्चर खत्म हो जाता है, वो आप तक नहीं पहुंच पाता। वहाँ की जो इंडिजिनस जो विजडम है वहाँ के लोगों की, वो खत्म हो जाती है, उसकी फोक टेल्स खत्म हो जाती है, बिल्कुल बिल्कुल उसकी ऐसा ही फोक कुछ सॉन्ग्स खत्म हो जाते हैं। जी रविंद्र जी, ऐसा ही कुछ हम लोगों को यहाँ जम्मू कश्मीर में भी दिखाई देता है, और मुझे लगता है शायद पंजाब एक ऐसा क्षेत्र रहा है जिन्होंने पंजाबी को शुरुआत से ही स्कूल सब्जेक्ट की तरह तौर पर लिया है, तो उनको इतनी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जैसे कि कहा गया है कि मदर टंग में अब हमें प्राइमरी एजुकेशन देनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मदर टंग पढ़ाने वाले कितने लोग हैं हमारे पास बचे हुए? क्योंकि आई डोंट थिंक वी हैव एनी टीचर फॉर कश्मीरी, आई डू नॉट थिंक वी हैव एनी क्वालिफाइड टीचर फॉर टीचिंग डोगरी एंड इट्स डायलेक्ट्स। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप किसी भी लैंग्वेज में जब आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करेंगे, फिर आपके पास टीचर्स भी होंगे। हमने एक बहुत लंबी एजिटेशन लड़ी थी डोगरी को स्कूल्स में इंट्रोड्यूस करने की, एक बहुत लंबी एजिटेशन। हम भूख हड़ताल में बैठते थे वहाँ पे ओल्ड सेक्रेटरीट में, मुबारक मंडी में, हम डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस के सामने हम भूख हड़ताल में बैठे 20-25 दिन। उनमें से एक जो था वो बाद में बेहोश हो गया, फिर उसको ले गया, उसको फिर हॉस्पिटल भर्ती किया। इवेंचुअली वी वर सक्सेसफुल इन इंट्रोड्यूसिंग डोगरी इन स्कूल करिकुलम। ठीक है, जब एक बार डोगरी स्कूल करिकुलम में इंट्रोड्यूस हो गई तो जो सैकड़ों बच्चे जो डोगरी में एमए करते थे, नीचे कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे डोगरी नहीं थी, मगर डोगरी का एक एमए डिपार्टमेंट था यहाँ यूनिवर्सिटी में, वो डोगरी में एमए करते थे, उसके बाद कहीं क्लर्क लग जाते थे, कुछ लग जाते थे, या इस तरह की कोई जॉब उनको मिल जाती थी, वो सभी लोग टीचर लगे और वो उन्होंने पढ़ाया फिर डोगरी में। आज जम्मू प्रोविंस में बहुत सारे ऐसे सैकड़ों ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे डोगरी एज ए सब्जेक्ट प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में पढ़ाया जाता है, और वहाँ पे टीचर हैं, उपलब्ध हैं। इसी तरह कश्मीरी में भी है, कश्मीरी यूनिवर्सिटी में कश्मीरी एक सब्जेक्ट के तौर पे उसमें एमए की जाती है, पढ़ाया जाता है, तो वहाँ पे टीचर निकल रहे हैं। और जब आप इसको इंट्रोड्यूस करेंगे प्राइमरी, तो और ज़्यादा लोग आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम प्राइमरी एजुकेशन में मदर टंग को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो वी विल हैव टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो जाएंगी खुद ही, ऑब्वियसली खुद ही हो जाएंगी। जब किसी स्कूल में डोगरी को एज ए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो डोगरी टीचर भी होगा वहाँ। जी जी जी। तो इसलिए वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी, और जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी तो वहाँ पे टीचर्स भी आएंगे। हाँ, आप अभी एमए की बात कर रहे थे, तो यूनिवर्सिटी लेवल पर कई बार हमने देखा है, और कई ऐसी रिसर्चेस भी हुई हैं, कई बार बात भी उठाई गई है कि डिपार्टमेंट्स की जो लाइब्रेरीज हैं वहाँ पर बेसिक टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कहा यह जाता है, सुनने में ये आया है कि जिन्होंने वो किताबें लिखी हैं उन्होंने वो किताबें अपनी लाइब्रेरी में प्रिजर्व करके रखी हैं रादर देन गिविंग इट टू द यूनिवर्सिटी। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, यूनिवर्सिटी में अगर किसी यूनिवर्सिटी के किसी डिपार्टमेंट में कोई किताब उनको चाहिए तो वो किताब मिल जाती है। बेसिकली जो भी हम काम करते हैं, एक विद्या जी आप एक बात को समझने की कोशिश करो, जो भी आप काम करते हो अगर वो आप नौकरी की तरह से कर रहे हो तो फिर आपको 1000 किस्म की उसमें परेशानियां आएंगी। ठीक है, अगर आप उसको पैशन की तरह करोगे तो वो सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, आप वो कर पाओगे, आप ला पाओगे। आज हमारे यहाँ
जितने भी डिपार्टमेंट काम करते हैं वहां पे जो लोग काम करते हैं वो नौकरी करते हैं, वो पैशन नहीं है उनमें। हैंडीक्राफ्ट्स डिपार्टमेंट है हमारा, उनके पास वो पैशन नहीं है। अगर उनमें वो पैशन हो तो हमारी जितनी इंडिजिनस हैंडीक्राफ्ट्स थे हमारे, सैकड़ों बिन्ने बनते थे हमारे ज़माने में, पुराने ज़माने में बिन्ने होते थे, वो औरतें बनाती थी घर में बैठे अपने फजूल टाइम में। कहाँ गया वो? मैंने तो बिन्ना देखा नहीं रिसेंट टाइम से कहीं पे भी। टोकरियाँ बुनते थे घरों में बैठ के, पतले बनाते थे घरों में बैठ के, ये हमारे इंडिजिनस क्राफ्ट्स थे। कंबल बनाते थे किश्तवाड़ में, रजौरी में, वहाँ पे वो कंगियाँ बनाते थे, मेरे पास पड़ी हैं अभी भी, मेरे पास बिन्ने भी पड़े हैं, मैंने वो सारे सैंपल प्रिजर्व करके रखे हैं। वो कहाँ है? वो कंगियाँ बनाने वाले कहाँ? इतनी अच्छी फाइन कंगी होती थी। वहाँ पे एक लकड़ी होती है, रजौरी के आगे दरहाल एक जगह है, वहाँ पे एक लकड़ी होती है खास किस्म की, जिससे वो कंगी बनती है, और इतनी फाइन कंगी होती है वो लकड़ी की। उसमें वो छेद करके उसमें तेल डालने की भी गुंजाइश, उसमें तेल डाल के ऊपर से कैप लगा देते थे, वो तेल आपके बालों में खुद ही लग जाता था जैसे आप कंगी करते थे। वो कहाँ है वो? तो वो क्राफ्ट, तो हैंडीक्राफ्ट का क्या कर रहा है फिर? वो क्या बना रहे हैं हैंडीक्राफ्ट वाले? तो एक जिसको हम कहें कि जॉब सेंस जो है वो भी कहीं ना पैशन कहीं होना चाहिए, डेवलप करना पड़ेगा। कोई भी काम अगर आप पैशन के साथ करो तो वो काम बहुत अच्छा होता है। अगर आप उसको नौकरी के करता, कश्मीरी में एक मुहावरा है, वस्तस दो ठुकुन, मतलब सुबह बैठ गए तो दिन टपाना जी, शाम को सुबह को शाम करना है, बस चलो जी घर हो गए, 4 फाइलों पे दस्तखत कर दिए, इसको इधर कर दिए। वो यहाँ पैशन मिसिंग है। आपको नहीं लगता कि पैशन के साथ साथ कहीं ना कहीं पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जो है, पर्टिकुलरली इन रिस्पेक्ट ऑफ J&K, क्या वो कहीं पार्ट प्ले नहीं करती? क्योंकि हैंडीक्राफ्ट को शायद उन कलाकारों को, उन लोगों को उतना प्रोत्साहन नहीं मिलता कि वो अपनी आजीविका उसी एक क्राफ्ट से चला पाएं। एग्जैक्टली देखो ना, हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट का काम क्या है? हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट में यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, जॉइंट डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, है ना, इस तरह के ओहदे हैं वहाँ पे। ग्राउंड लेवल पे भी काम करने वाले हैं, ठीक है ना। अब मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, तो मैं तो नहीं हैंडीक्राफ्ट के डायरेक्टर को कह रहा तू उस गांव में मत जा और उनको मत तू प्रोत्साहित कर, है ना। ये तो मेरा काम है ना। मुझे एहसास होना चाहिए कि मैं जिस काम के लिए नियुक्त किया गया हूँ, मुझे वो काम सिंसियरिटी के साथ करना चाहिए, पैशन के साथ करना चाहिए। अगर ये 10 औरतें घर में बैठ के कुछ बुन रही थी, और जिससे अब चंबा का रुमाल है, आप हिमाचल प्रदेश की बात करो, वो इतना फेमस है, वो चंबा कढ़ाई करते हैं, वो रुमाल पे कढ़ाई करते हैं, वो बहुत अच्छा चल रहा है, सारी दुनिया उसको ले रही है। हिमाचल के मास्क की भी आजकल बात चल रही है, जो मास्क वो वहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो उनको एनकरेज कर रहे हैं, उसके लिए मार्केट क्रिएट कर रहे हैं, उनके लिए वो रास्ते तैयार कर रहे हैं। अब आप देखें, मधुबनी एक एरिया है, मधुबनी बिहार में एक एरिया है, डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी। मधुबनी का जो एक क्राफ्ट है, वो सफ़ेद पेंट से वो पेंट करते हैं। वो बेसिकली एक बार वहाँ पे पुपुल जयकर होती थी, मिसेस गांधी की, वो उन्होंने अपना एडवाइज़र बनाया था इस साल। तो वो एक बार उस तरफ से गुजर रही थी, तो उन्होंने दीवारों पे बड़ी खूबसूरत चित्रकारी देखी, बड़े सुंदर उनने चित्र बनाए थे। तो उन्हें क्या है, कहते ये औरतें बनाती है हमारे यहाँ ना, अच्छा लगता है, अच्छा शुगुन लगता है, दे डेकोरेट देयर हाउसेस विद दिस पेंटिंग। तो एक पर्टिकुलर उसका पैटर्न था, उसने कहा चलो इसको मार्केट करते। तो उसने उनको 10-20 औरतों को जमा किया, उनने कहा वो आप बनाइए। तो वो बनाए उनने वो दिल्ली में आके लोगों को दिखाए, तो वो बेचे, वो लोग खुश हो गए बहुत, उनको बहुत अच्छा लगा। तो वो इतना आज की तारीख पे मधुबनी आर्ट फेमस है पूरी दुनिया में। आप देखें कि बहुत बहुत महंगी वो इंट्रिकेट डिज़ाइंस है, और जो बहुत महंगे दामों पे बिकते हैं और लोग खरीदते हैं। और इसी के एवज में अगर हम बसोली आर्ट को देखें, हाँ, तो वो कहीं ना कहीं अब बसोली आर्ट आप देख लें, बसोली के जो मिनिएचर आर्ट है, मिनिएचर पेंटिंग का आर्ट है, वो अभी भी लोग प्रैक्टिस करते हैं। देयर आर प्रैक्टिशनर्स जो बनाते हैं, 10-20 तो मेरी नज़र में हैं जो ये जिनकी ये पेंटिंग्स बनी हुई हैं, और बहुत सस्ते में वो बेचते हैं, 10-20 हज़ार रुपये में या 5,000 रुपये में एक वो पेंटिंग बेचते हैं।
और वो खरीदने वाला कोई नहीं, उसको मार्केट करने वाला कोई नहीं, उसको आगे प्रमोट करने वाला कोई नहीं। तो ये शायद एक ऐसा इदारा है जहां पर सरकार को या सरकारी डिपार्टमेंट्स को आगे आके ऐसे कोई जनरेट करनी पड़ेंगे एवेन्यूज जहां पर ये कारीगर हमारे, ये आर्टिस्ट हमारे अपनी पेंटिंग्स लेके जा सकें। एक आदमी चाहिए, कोई सरकार नहीं चाहिए, अच्छा, कोई पॉलिटिशियन नहीं चाहिए, कोई पॉलिटिकल विल नहीं चाहिए, एक बंदा चाहिए जो कहे मैं ये करूंगा, द पैशनेट पर्सन। हाँ। ओके रविंद्र जी, आप मंझे हुए कलाकार हैं टेलीविजन के और थिएटर के, हम जानते हैं, हमारे साथ जो वाबस्ता लोग हैं वो सब जानते हैं। एक सवाल में हमारे जहन में ये आता है कि अभिनय, हम कहते हैं कि हमारा बिहेवियर चेंज करता है, हाउ डू यू फील, क्या ये सच में अभिनय एक ऐसा जरिया है जो व्यक्तित्व को उभार सकता है या व्यक्तित्व को संवार सकता है? देखिए विद्या जी, अभिनय क्या है, ये बहुत लंबा सब्जेक्ट है, मैं इस पे इतना नहीं जाऊंगा, मगर जो एक आम स्टूडेंट है, एक आम जो पढ़ाई लिखाई करता है, आगे उसको जॉब चाहिए, वो जॉब प्रॉस्पेक्ट्स के लिए देख रहा है, वो पढ़ने लिखने में अच्छा है। आज की तारीख में जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स जब मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत घबराहट होती है कि 95% वाले 20 बच्चे हैं, 96% वाले 50 बच्चे हैं, 94% वाले, जब इतने बच्चे इतने मार्क्स लेके सभी जा रहे हैं, इनमें से कोई एक ही आगे बढ़ेगा ना, या दो आगे बढ़ेंगे, मतलब जो लोग आगे बढ़ेंगे इनमें से, उनमें इन नंबरों के एडिशन में कुछ और होना चाहिए। वो एडिशन में क्या है, अभिनय सबसे पहले जब आप स्टेज पे जाते हो, थिएटर में जब आप अभिनय करते हो, तो सबसे पहली बात जो आप सीखते हो कि मैं ऑडियंस के सामने खड़ा हूँगा। जब मैं पहली बार, मैं डिबेटिंग कंपटीशन में बहुत अच्छा था स्कूल से ही, स्कूल में और उसके बाद कॉलेज में और उसके बाद यूनिवर्सिटी में 2 साल में रहा और दोनों साल में नेशनल डिबेटिंग कंपटीशन में जम्मू यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करने गया। जब आप स्टेज में खड़े होकर बोलते हो तो पहली बार तो आपकी टांगें कांप रही होती है, ऐसे ऐसे थरथरा रही होती है। हमारे जो मैं बैंक में जॉब करता था, तो वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते थे, चेन्नई में और पुणे में हमारे कॉलेजेस हैं, तो हम वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने जाते थे। 50-50 साल के बुजुर्ग, वहाँ पे एक एक्सरसाइज ये होती है कि आप खड़े होके किसी भी सब्जेक्ट पे बोलो 5 मिनट, आप 5 मिनट खड़े हो जाओ और सामने खड़े होके किसी भी सब्जेक्ट पे 5 मिनट आपको बोलना है। मैंने देखा है कि 50-50, 55-55 साल के आदमी, बुजुर्ग, बड़े अच्छे ऑफिसर रिजर्व बैंक के, वो जब खड़े होते थे उनकी टांगें कांपती थी, वो बोल नहीं पाते थे, मुंह में बोल रुक जाते थे, वो ऐसे घबरा जाते थे, पसीना आने लगता था। वो जो फ्राइट है वो आपका स्टेज सबसे पहले खत्म कर देता है, आप में कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मैं बोल सकता हूँ, किसी के सामने भी बोल सकता हूँ। मैं गवर्नर मेरे पास आते थे, मैं गवर्नर के साथ जाता था, गवर्नर से बड़े आराम से बात करता था। हमारे जो बहुत सीनियर ऑफिसर होते थे वो घबराते थे, काम यार गवर्नर की गल करनी, मैं कहता नहीं इसमें क्या, वो भी तो इंसान ही यार, हम उनसे बात करें। तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर की तरह भी हम इसको यूज कर सकते हैं। आप थिएटर को मत परसू करें, सारी उम्र मत करें, सभी लोग तो थिएटर नहीं परसू कर सकते। इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड इट्स अ वेरी डिमांडिंग प्रोफेशन। यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि क्या जिस तरह आज हम देखते हैं भारत में खास तौर पर एक होड़ सी लगी हुई है, इंजीनियरिंग, डॉक्टरेट, एंड देयर आर वेरी फ्यू पीपल जो थिएटरिक्स को अपना प्रोफेशन बनाकर आगे चलते हैं। कहाँ लगता है हमें कि कहाँ कमी है कि जहाँ पे थिएटरिक्स एज अ प्रोफेशन सबके लिए इजी वे नहीं है? मैं बताता हूँ, देखिए मैं यूरोप जाता हूँ, मैं 5-6 बार यूरोप थिएटर प्राइज में अलग अलग यूरोप के शहरों में, वो हर 2 साल के बाद होता है, मैंने 5-6 उसमें अटेंड किए। वहाँ पे तो प्रोफेशनल कोर्स है। नहीं, प्रोफेशनल नहीं, वहाँ पे जो लोग थिएटर करते हैं वो सिर्फ थिएटर ही करते हैं, बिल्कुल। मतलब इट इज सच ए पेइंग प्रोफेशन। थिएटर एक्टर को
वहाँ समाज में भी बहुत अच्छी नज़र से देखा जाता है, बड़ा हीरो बना के देखा जाता है। जैसे हम यहाँ फिल्म स्टार्स को देखते हैं, वहाँ पे थिएटर के ऐसे स्टार्स होते हैं जो सारी मतलब 5-5, 10-10 हज़ार रुपए का टिकट लेके वो उनका शो देखने जाते हैं। उनको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, दे आर सो वेल पेड कि वो हम आम आदमी से तो बहुत बेटर प्लेस्ड होते हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ जो थिएटर है वो कहते हैं, आप कहते हैं अच्छा जी क्या करते हो आप, मैं जी थिएटर करता हूं। नहीं वो तो ठीक है, मगर और क्या करते हो? तो हमारे यहाँ ऐसे कहते हैं ना। बिल्कुल, बिल्कुल। जब मैं वहाँ बैंक अकाउंट खोलने गया दिल्ली में, मैं अक्षरा थिएटर है वहाँ पे मैं अप्रेंटिस रहा 1 साल, तो उनके पास में गया तो मैं उनने कहा एक बैंक अकाउंट खोल लो यहाँ पे अपना। तो वो मुझे इंट्रोड्यूस भी कराने आई, उनकी जो वहाँ पे जलबाला वैद्या थी वो मेरे को इंट्रोड्यूस कराने आई बैंक में। तो मैं बैंक में गया तो उन्होंने कहा आप क्या करते हो? उसने वो फॉर्म भरा, जब मैंने प्रोफेशन मैंने लिखा थिएटर आर्टिस्ट। उससे कहा नहीं आप क्या करते हो? मैंने कहा मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ, थिएटर में यहाँ पे अप्रेंटिसशिप कर रहा हूँ थिएटर में। तो उन्होंने कहा नहीं वो तो ठीक है, वैसे क्या करते हो आप? मैंने कहा वैसे भी मैं वही करता हूँ। कहते नहीं पैसे कहाँ से आते? फिल्म करते हो, कुछ टेलीविजन के लिए काम करते हो फिल्म? मैंने कहा नहीं मैं टेलीविजन फिल्म के लिए नहीं काम करता, मैं तो थिएटर ही करता हूँ। कहते हो तो इसमें पैसा थोड़ी कमाओगे, पैसा कैसे कमाओगे? अब उसकी बात बहुत हद तक ठीक थी, बट द पॉइंट इज कि यहाँ पे थिएटर वाले को वो स्थान प्राप्त नहीं है, वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है जिस पे वो सिर्फ थिएटर करके सस्टेन कर सके। वी हैव टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन। हमारे समाज में वो सिचुएशन क्रिएट होनी चाहिए जहाँ पे लोग टिकट खरीद के प्ले देखने जाएं और जिस पे वो थिएटर ग्रुप अपने आप को सस्टेन कर सके और अपने आर्टिस्ट को पे भी कर सके। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप थिएटर क्रिटिक की तरह भी काम करते हैं, और बीइंग अ क्रिटिक आपको मालूम है लूप होल्स कहाँ पे हैं और अच्छाइयाँ कहाँ पर हैं। ये जानने की कोशिश है कि किस स्तर पर खड़ा है इस समय इन पर्टिकुलर जम्मू कश्मीर का थिएटर। जनरलाइज नहीं कर सकते। पहले जब हम थिएटर करते थे लेट 70s से लेकर फिर 80s 90s में, जब मैं एज एक्टर और एज डायरेक्टर काम करता था थिएटर में, उससे आज स्थिति बहुत बेहतर है। कंपेयर टू दैट वी आर मच बेटर ऑफ टुडे, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे थिएटर ग्रुप्स हैं जो रेगुलरली प्लेस करते हैं। इस पैंडेमिक को छोड़ दें तो उससे पहले तक रेगुलरली प्लेस करते हैं। कुछ ऐसे भी थिएटर ग्रुप है जो अपने आप को सस्टेन भी कर पा रहे हैं थिएटर करते हुए। तो सिचुएशन अच्छी है, और मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि नॉर्दर्न इंडिया में अगर दिल्ली को छोड़ दें, दिल्ली के बाद जम्मू में थिएटर की जो एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है और बहुत सब्सटैंशियल है। वो हो गई एक कंपैरेटिव एनालिसिस, मतलब बाकी जगह पहले से अब बेटर है, और बाकी नॉर्दर्न इंडिया में हम बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे थिएटर ग्रुप्स हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे प्लेस भी होते हैं। जो एनुअल ड्रामा फेस्टिवल होता है एकेडमी में, उस पर 4-5 प्लेस हमेशा अच्छे होते हैं जिनको देख के आदमी खुश होता है। अब रहा जो बाकी थिएटर ग्रुप्स हैं, हम हर एनुअल ड्रामा फेस्टिवल जो हमारे यहाँ जम्मू में होता है, कश्मीर में तो पिछले 30 साल से हालात बहुत ख़राब है तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा थिएटर की एक्टिविटी नहीं हो पाई, लेकिन जम्मू में उसमें 20 प्लेस होते हैं, 20 में 5 अच्छे होते हैं और 15 सब स्टैंडर्ड होते हैं। वो 15 सब स्टैंडर्ड जो प्लेस होते हैं उनके मैंने ये बहुत बार लिखा भी है अपने राइटअप्स में, उनको देख के जो 20 आदमी वो प्ले देखने आए हैं वो दोबारा प्ले देखने नहीं आते, आप उनको भगा दिया। एक अच्छा प्ले देखने के बाद अगर 20 आदमी वो प्ले देखने आए हैं तो अगली बार वो 20 को और लेके आएंगे। उन्होंने कहा यार ये थिएटर ग्रुप का प्ले बहुत अच्छा होता है, आप आओ। ठीक है, सो गुड थिएटर मल्टीप्लाइज, प्रमोट्स थिएटर, और जो बैड थिएटर है ये डिसर्विस करता है थिएटर को। तो किस तरह से क्या करें कि ये जो बैड थिएटर है इसको हम रोक पाएं? हाँ, इनको मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आप उनको डिस्करेज मत करो, आप उनको
आप उनको हैंड होल्डिंग करो उनकी, आप उनको उनके यहाँ 2 थिएटर डायरेक्टर भेज दो अच्छे से, या 1 थिएटर डायरेक्टर भेज दो जो उनकी हैंड होल्डिंग करे। उनको बोलो ये तुम जो कर रहे हो ये ठीक नहीं है, ये जो तुम कर रहे हो ये अच्छा है, इसको इस तरह से करो, ये इस तरह से एक्टिंग करो, ये इस तरह से सेट लगता है, लाइटिंग ऐसे होती है। आम भाषा में अगर कहें तो उनकी रिहर्सल्स को जाके मॉनिटर करें और उनकी हैंड होल्डिंग करें, वो अच्छा आगे बढ़ सकते हैं। उनमें शौक है कि वो थिएटर करने आए हैं, तो उनमें एक पैशन तो है थिएटर के लिए, मगर उनकी हैंड होल्डिंग की जरूरत है। तो पैशन तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन पैशन के साथ क्या आपको लगता है कि हमारे यहाँ का कलाकार अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के स्तर का सामना कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? देखो वहाँ पे जो कलाकार हैं उनको वो एक जमीन मिली है जहाँ पे वो पनप सके, उभर सके, है ना। हमारे यहाँ जो कलाकार हैं इनमें भी वही टैलेंट है, इनमें भी उनसे ज्यादा हो सकता है कई दफा हो, मगर उनको वो जमीन नहीं मिली। अगर नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी, तो जरखेज मिट्टी जहाँ पे मिलेगी तो उसमें वो पौधा पनपेगा ना। तो जब मिट्टी खुश्क है, जब उसमें पत्थर ही पत्थर हैं, तो कहाँ पनपेगा? तो इस मिट्टी को पानी कैसे दें? वो पानी देना समाज का काम है, कुछ सरकार का भी काम है जी। कुछ सरकार का काम है, कुछ समाज का काम है। मिलजुल के हमें जो हमारे इदारे, फॉर इंस्टेंस आप कल्चर पॉलिसी की बात कर रही थी, अभी जम्मू कश्मीर में कल्चर पॉलिसी नहीं है। वी डू नॉट हैव ए डेफिनेट कल्चर पॉलिसी। एक बार बीच में कोई एक्सरसाइज वगैरह हुई थी, पिछले सेक्रेटरी ने की थी, मगर वो अभी तक बन नहीं पाई। वो अभी कल्चर पॉलिसी हमारे पास, हमें पता ही नहीं कि कल्चर के फील्ड में क्या करना है हमें। जब कल्चरल पॉलिसी होती है वो इट एक्ट्स एज ए गाइडिंग फोर्स। वो गाइडिंग फोर्स है ही नहीं, हमारे पास कल्चर पॉलिसी भी है। हमारे पास कोई ऑडिटोरियम नहीं है। ज्यादातर जितनी भी जगह है हमारे, जितने 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे, 22 डिस्ट्रिक्ट्स में जम्मू और श्रीनगर को छोड़ के कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ पे कोई प्रॉपर ऑडिटोरियम हो जो थिएटर के लिए मौजू हो। बिल्कुल सही। अब वो है ही नहीं। जब आप ऑडिटोरियम ही नहीं होगा तो वहां पे, अब कठुआ से आपके पास कोई आर्टिस्ट नहीं आता क्योंकि वहां पे जगह ही नहीं है। जो नई कॉलोनीज बनती है, एक इस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए कि जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलोनीज बनी है, जैसे छन्नी हिम्मत बना है, रूपनगर बना है, गांधीनगर बना है, ये हाउसिंग या जेडीए की कॉलोनीज है या हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनीज है, सरकारी कॉलोनीज है। यहाँ पे एक ऑडिटोरियम नहीं होना चाहिए। जो छन्नी हिम्मत में बच्चे और नौजवान पढ़ते हैं वो एक प्ले करना चाहते हैं, जो वहाँ पे रहते हैं उस कॉलोनी में रहते हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो एक कुल इकट्ठे मिलके एक प्ले करना चाहते हैं। कहाँ पे करेंगे? शुड दे नॉट हैव अ स्पेस? सो ये एक पॉलिसी का हिस्सा होना चाहिए, सरकारी पॉलिसी का, कि जो भी कॉलोनी डेवलप होगी वहां पे एक ऑडिटोरियम होगा। एक ऑडिटोरियम जैसा अक्सर हम लोग आर्मी एरियाज में देखते हैं, वहां पर एक ऑडिटोरियम होता है, एक होना चाहिए, सिनेमा हॉल होता है, एक अपना मार्केटिंग स्पेस होता है। इसी तरह से हर कॉलोनी में होना चाहिए। आप वहां पे बनाते हो एक ग्राउंड, एक पार्क बना देते हो, एक वो शॉपिंग आर्केड बना देते हो, एक पार्क वहां पे बना देते हो, या एक ज्यादा से ज्यादा बहुत बड़ी कॉलोनी हुई तो प्लेग्राउंड बना दिया, मगर आप बाकी चीजों के बारे में सोचते ही नहीं हो। अब सारे तो स्पोर्ट्समैन नहीं होते। कोई पेंटिंग करना चाहता है, वो छोटी सी एग्जीबिशन लगाना चाहता है अपने मोहल्ले के, अपनी कॉलोनी के बच्चों के लिए या अपनी कॉलोनी के लोगों के लिए एक छोटी सी, तो वहां पे एक छोटी सी एक आर्ट गैलरी बना दो, वहाँ एक डिस्प्ले के लिए स्पेस बना दो जहाँ पे अपनी पेंटिंग्स लगाएंगे। आर्ट से मैं आपकी बात को काटूंगी, लेकिन यहाँ अगर हम इन पर्टिकुलर जम्मू देखें, जम्मू में एक फाइन आर्ट्स कॉलेज है जी, और बहुत ही डिलैपिडेटेड कंडीशन में है। आप कहते हैं कि खाली सरकार का काम नहीं है, तो ऐसे फाइन आर्ट्स कॉलेजेस या फाइन आर्ट्स इंस्टीट्यूशंस बनाना, उनको प्रोपगेट करना, उनको एडमिनिस्टर करना, क्या यहाँ पर कोताही नहीं बरताई जाएगी? देखिए मेरी बात सुने, हमारे यहाँ बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, इंटरनेशनली रिनाउंड आर्टिस्ट हैं, जो इन्हीं फाइन आर्ट्स कॉलेज से निकले हैं और जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया है। रजत तिक्कू जी है, मैं 10 नाम, विजय सराफ जी है, मैं सुमन गुप्ता जी हैं, मैं 50 नाम गिना सकता हूँ जो यहाँ के आर्टिस्ट हैं, जो बहुत, या
रविंद्र जम्वाल जी हैं या जितने अच्छे हमारे गणेश जी हैं, बहुत कमाल के आर्टिस्ट हैं। लेकिन जो इंस्टीट्यूशन है, जो म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स की बात कर रहे हो आप, वो बाद में एक स्टेज पे आके टेक ओवर कर लिया यूनिवर्सिटीज़ ने। जम्मू का जो उसका सेंटर था वो जम्मू यूनिवर्सिटी ने टेक ओवर कर लिया, और श्रीनगर का जो सेंटर था वो कश्मीर यूनिवर्सिटी ने टेक ओवर कर लिया। अब वहाँ पे ये है कि जो कलाकार है वो कलाकार वो पीएचडी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए, और वो हो सकता है कई दफ़ा एमए भी नहीं है, वो ग्रेजुएट है, वो बहुत अच्छा कलाकार है मगर ग्रेजुएट है। अब यूनिवर्सिटी में सिस्टम ये है कि ग्रेजुएट को आप लगा ही नहीं सकते। अब उन्होंने उस कलाकार को क्या बनाया, उन्होंने उसको क्लास 4 का ग्रेड दिया। अब देखिए मतलब कला को परखने का क्या नजरिया है, पैमाना ही गलत है ना। यू कैन नॉट, आप एक कलाकार को इस पैमाने पर नहीं तोल सकते कि उसने पीएचडी नहीं किया, या आप उसकी पेंटिंग के ऊपर उसको तोलो ना, उसके स्कल्पचर के ऊपर उसको तोलो, उसका सेंस ऑफ क्वालिटी हमको जनरेट करनी पड़ेगी। हम बहुत बॉग डाउन है ये सरकारी तंत्र में, हम बहुत, वी हैव गॉट बॉग डाउन इनटू क्लरिकल मेंटालिटी। एग्जैक्टली। हम वो यहाँ पे वो इंस्टीट्यूशंस तो बना देते हैं मगर इंस्टीट्यूशंस बिल्डिंगों से नहीं बनते। वहाँ पे जो इमेंसिपेटेड लोग होने चाहिए, वो इमेंसिपेटेड लोग जो होने चाहिए वहाँ पे, उनसे इंस्टीट्यूशन बनते हैं। मैं आपको एक बड़ा मज़ेदार किस्सा बताता हूँ। एक विद्यारतन आसी जी हमारे यहाँ एक बहुत अच्छे शायर रहे हैं और बहुत कमाल की उनने पोइट्री लिखी है। वो बहुत हालत उनकी बहुत अच्छी नहीं थी आखिरी दिनों में, अब वो नहीं रहे। तो मैं और मेरे साथ खालिद हुसैन साहब, हम दोनों ने बैठ के एक दिन बैठ के फैसला किया। हमने कहा यार हम यूनिवर्सिटी में जाएंगे। मैंने उनको बोला कि एक बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में, जितनी भी फॉरेन की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वहाँ पे आर्टिस्ट इन रेजिडेंस होता है, एक प्रोग्राम होता है जो यूनिवर्सिटी के अंदर ही रहता है। पोइट इन रेजिडेंस या आर्टिस्ट इन रेजिडेंस, इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे जो अपने फन के माहिर लोग हैं उनको अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाती है, वहीं पे रहते हैं। और जिसने भी किसी ने उनको पास कंसल्टेशन के लिए जाना होता है, उनके पास कंसल्टेशन के लिए, या वो फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में गेस्ट लेक्चर्स देते हैं और वहीं पे रहते हैं। और हमारे यहाँ रहे हैं, हमारे यहाँ जगन्नाथ आज़ाद साहब पोइट इन रेजिडेंस रहे हैं जम्मू यूनिवर्सिटी में, इसका प्रेसिडेंट भी है। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, हम वाइस चांसलर के बाद मैंने सारी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में जितने भी आर्टिस्ट हैं और क्या प्रोग्राम है, उसके क्या वो पैरामीटर्स है, वो सारा सब मैंने बनाया। एक बहुत अच्छा ड्राफ्ट बनाया मैंने, 10-12 दिन लगा के मैंने एक ड्राफ्ट बनाया और वो एप्लीकेशन लेके हम वाइस चांसलर के पास गए, जब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के पास। और उर्दू डिपार्टमेंट के शोहाब इनायत मलिक साहब हैं, उनको भी साथ लिया हमने। हम तीनों आदमी वाइस चांसलर के पास गए। हमने कहा जी ये प्रोग्राम है और यहाँ पे ऑलरेडी प्रेसिडेंट है, यहाँ पे जगन्नाथ आज़ाद साहब यहाँ पे पोइट इन रेजिडेंस थे, तो उसी के बेसिस पे आप विद्यारतन आसी जी को भी पोइट इन रेजिडेंस रखते। एक तो वो शायर बहुत अच्छे हैं और उनको ज़रूरत भी है। तो हाँ करेंगे ये। फिर मैं 10-12 दिन उसको फॉलो अप करते रहे हम, तो उसका कुछ नहीं हुआ। अल्टीमेटली वो हुआ ही नहीं, वो रिजेक्ट हो गया और आसिफ साहब गुजर गए। आसिफ साहब गुजर गए, फिर जब उनकी जब वफात हुई तो फिर यहाँ पे अभिनव थिएटर में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ। उसमें वही वाइस चांसलर साहब आए, उन्होंने बड़ा गुणगान किया उनका। अब हम मुर्दा परस्त लोग हैं, बिल्कुल। यहाँ पे हम जिंदा आदमी को तो मरने देंगे, उसके लिए कुछ नहीं करेंगे, और जब मर जाएगा फिर कहेंगे आया है। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि हमारी इसी तरह की जो हमारी सोच है, ये हमारी यंग जनरेशन को भी होल्ड कर देती है, वो डिसइंटरेस्टेड हो जाते हैं ऐसी चीज़ों को अपना करियर बनाने? ज़रूरी नहीं कि करियर ही बनाया जाए। जो नई जनरेशन है, पहले वो हमारे यहाँ वो बड़े अच्छे पंडित जसराज, बहुत बड़े हमारे शास्त्रीय संगीत गायक हैं, शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं। वो कहते थे यहाँ पे बहुत तानसेन है, हमें तानसेनों की जरूरत नहीं, हमें कानसेन चाहिए, सुनने वाला।
जो अप्रिशिएट कर सके, जी, जो अच्छे म्यूजिक को अप्रिशिएट कर सके, जो अच्छी पेंटिंग को अप्रिशिएट कर सके, जो अगर किसी ने अच्छा स्कल्पचर बनाया उसको अप्रिशिएट कर सके, अच्छे डांस को देख के कहे कि अच्छा डांस है। इस तरह के लोगों की हमें, गाने वाले इतने हैं, अगर आप म्यूजिक रियलिटी शो देखो कितने सिंगर, कितने कमाल के सिंगर उसमें आप देखते हो, या आप अगर पेंटर देखो इतने अच्छे पेंटर हैं हमारे पास, अगर आप स्कल्पचर देखो इतने अच्छे स्कल्पचर, डांसर देखो कितने अच्छे डांस प्रोग्राम्स होते हैं और कितना अच्छा लोग डांस करते हैं। बट वी जहां हम लैक करते हैं वो है अप्रिशिएट करने वाले, कान से नहीं है। यहाँ पे जो लोग अप्रिशिएट, वो हमारे एजुकेशन से आगे। अगर एजुकेशन सिस्टम में म्यूजिक अप्रिसिएशन या फिल्म अप्रिसिएशन या थिएटर अप्रिसिएशन, ये कोर्सेज इसमें इंटीग्रेट किए जाए हमारे एजुकेशन पॉलिसी में, तो इनको पता लगेगा कि ये जो है इसको हम परस्यू कर सकते हैं। हाँ। इसी तरह से फोटोग्राफी भी एक ऐसा दायरा है हमारा जहाँ पे हम लोग काम बहुत कम देखते हैं, इन पर्टिकुलर इंडिया में, क्योंकि हमने कई बार देखा है विदेशों में कई फोटोग्राफी एग्जीबिशन और कॉम्पिटिशन्स हुआ करते हैं। भारत में फोटोग्राफी की ओर बहुत कम ध्यान जाता है। ऐसा मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हम जानते हैं कि आप खुद भी एक एज फोटोग्राफर हैं। नहीं, मुझे शौक है फोटोग्राफी का, मगर वो क्या है कि वो शौकिया हैसियत तक है, मतलब आई हैव नेवर बीन ए प्रोफेशनल फोटोग्राफर इन दैट सेंस। बट फोटोग्राफी एक रीसेंट आर्ट है, मतलब 100, 125, 150 साल उसको हुआ है फोटोग्राफी को आए हुए, और इसको इंडिया में बहुत अच्छे हमारे पास, जैसे हमारे पास बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं, रघु राय एक नाम जो बहुत बड़े फोटोग्राफर थे, या इसी तरह बहुत सारे हैं, मैं नाम नहीं गिनाऊंगा। बट ये है कि इसको भी कला की तरह अप्रिशिएट करने के लिए वो लोग चाहिए जो समझ सकें कि इसकी वैल्यू क्या है। अगर आप एक फोटोग्राफी की एग्जीबिशन, हमारे यहाँ सुंदर जी हैं, बहुत अच्छे इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में उनकी वो अपने फोटोग्राफ्स भेजते हैं और उनको बहुत अप्रिसिएशन भी मिलती है और बहुत प्राइजेस भी मिले हैं उनको। लेकिन सुंदर ने मुझे नहीं लगता जम्मू में कभी अपनी फोटोग्राफी की एग्जीबिशन लगाई होगी, क्योंकि अगर लगाएंगे तो देखने वाला कौन है, किसको दिखाना है, खुद ही लगाना है, खुद ही देखना है और खुद ही बंद करके फिर घर ले जाना है। इसलिए वो अप्रिसिएशन ज़रूरी है हमारी एजुकेशन पॉलिसी में। अगर इस तरह के आर्ट अप्रिसिएशन कोर्सेज को इंटीग्रेट किया जाए तो हमारे यहाँ इस तरह के लोग पैदा होंगे। जी जी। तो आज की हमारी इस बातचीत का एक क्रक्स अगर हम निकालें तो यही है कि एप्रिसिएशन इज़ द नीड ऑफ द आवर, और इसी एक बात को अपना एक मोटो बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि हम उन इदारों तक ये बात पहुंचा सकें जहां इस काम को इम्प्लीमेंट करने की शक्ति है, जिनके पास एडमिनिस्ट्रेशन है इस एक नज़रिए को इम्प्लीमेंट करने की। रविंदर जी, हमारे स्टूडियो में आकर हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो इस शुमारे में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई हस्ती के साथ। तब तक दीजिए बिंदिया को इजाजत, लेकिन आप देखना ना भूलिएगा 1 to 1 ग्रेटर जम्मू वर्चुअल पे। दिस इज बिंदिया साइनिंग ऑफ।